हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एलिमेंट्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल पावर और ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। सो लेट्स बिगिन। एक देश की नेशनल पावर काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है जिन्हें कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल पावर कहा जाता है। ये फैक्टर्स मिलकर एक देश की नेशनल पावर को डिटरमाइन करते हैं और स्कॉलर्स ने एलिमेंट्स या डिटर्मिनेंट्स वर्ड का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि नेशनल पावर को डिटरमाइन करने में एक सिंगल फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मॉर्गेंथो ने उन्हें क्लासिफाई किया है परमानेंट और टेम्परेरी एलिमेंट्स में। वहीं ऑर्गेन्स्की ने नेशनल पावर के डिटर्मिनेंट्स को नेचुरल और सोशल डिटर्मिनेंट्स में क्लासिफाई किया है। नेचुरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल पावर में उन्होंने रखा है ज्योग्राफी को, रिसोर्सेज को और पॉपुलेशन को, और सोशल डिटर्मिनेंट्स में उन्होंने रखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और नेशनल मोरल। वहीं पाल्मर और पर्किंस, कोलंबस एंड जेम्स वुल्फ ने इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है टैंजिबल और इनटैंजिबल एलिमेंट्स में। टैंजिबल एलिमेंट्स में आते हैं ऐसे फैक्टर्स जिनको हम क्वांटिटेटिवली असेस कर सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज या पॉपुलेशन। वहीं इनटैंजिबल एलिमेंट्स में आते हैं ऐसे फैक्टर्स जिन्हें की क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, जिसमें आते हैं आइडियोलॉजी, मोरल या लीडरशिप। और इसी तरह कुछ मेन एलिमेंट्स डिटरमाइन किए गए हैं नेशनल पावर के, जो कि हैं ज्योग्राफी, natural resources, population, economic development, industrial capacity, technology, military preparedness, ideology, leadership, organization and quality of government, national character and morale, and diplomacy. सभी के सभी एलिमेंट्स को एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आज हम कुछ ही एलिमेंट्स को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल, टैंजिबल, परमानेंट और नेचुरल एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर माना जाता है। यहां तक कि स्पाइकमैन और मैकाइंडर जैसे स्कॉलर्स ने ज्योग्राफी को नेशनल पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट माना है। ज्योग्राफी किस प्रकार एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नेशनल पावर का, ये हम फॉलोइंग पॉइंट्स के थ्रू समझने वाले हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट जो ज्योग्राफी में आता है दैट इज द मैप्स। मैप्स जो होते हैं वो नेचर में ज्योग्राफिकल होते हैं और मैप्स को नेशंस यूज करते हैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी पॉलिसीज और एक्शन को जस्ट बताने के लिए और दूसरे नेशंस के व्यू को रिजेक्ट करने के लिए। और इसको सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ, इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी मैप्स को लेकर है। मैकमोहन लाइन को लेकर जो डिस्प्यूट है दैट इज द डिस्प्यूट ऑफ मैप्स। तो अगर मैप्स प्रॉपर तरीके से आउटलाइंड ना हो, इससे देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और ये देश की नेशनल पावर के लिए खतरा बन सकता है। वहीं साइज भी एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एलिमेंट है जो एक देश की नेशनल पावर को इन्फ्लुएंस करता है। इफ अ कंट्री इज लार्जर इन साइज तो वो ज्यादा पॉपुलेशन को एकोमोडेट कर सकता है, बेटर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफर कर सकता है, बेटर रॉ मटेरियल्स ऑफर कर सकता है और कई बार ये देश की डिफेंस के लिए भी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि स्टेट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक बिग साइज की कंट्री को डिफीट कर पाना। जैसे कि सोवियत यूनियन के लार्ज साइज ने उसकी मदद करी हिटलर की फोर्सेस को डिफीट करने में। हालांकि साइज एक हेल्पिंग एज वेल एज हिंडरिंग फैक्टर दोनों होता है। एक देश का एरिया तो लार्ज हो सकता है, बट अगर उसके पास प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वहां का क्लाइमेट अनहेल्दी है, वहां के माउंटेन्स और फॉरेस्ट इजीली एक्सेस नहीं किए जा सकते, तो ऐसे में ये नेशनल पावर के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है या एक हिंडरिंग फैक्टर बन जाता है और ये उसके लिए एक डिफेंस की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। भारत के लिए नॉर्थ में हिमालयाज एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं इसके डिफेंस के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारी एक्सेप्शंस भी हैं। जापान है, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज बट इट इज अ बिग पावर। वहीं यूएसए, अगर हम टेरिटरी के मामले में देखें तो रशिया से बेशक थोड़ा स्मॉलर हो बट पावर में उससे ज्यादा है। इजराइल भी इसका एक एग्जाम्पल है। डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल साइज कंट्री, इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ पावर।
फिर आती है लोकेशन। लोकेशन भी बहुत हेल्पिंग फैक्टर है एज वेल एज हिंडरिंग फैक्टर है। एक देश की लोकेशन ये डिसाइड कर सकती है कि क्या वो एक सी पावर बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे इंग्लैंड एक बिग नेवल पावर इसीलिए बन पाया है अपनी लोकेशन की वजह से। जापान की लोकेशन ने उसकी हेल्प करी है एक मेजर शिप बिल्डिंग नेशन बनने में। तो अगर एक फेवरेबल लोकेशन होगी ये देश को पावरफुल बनने में मदद करेगी, और अनफेवरेबल लोकेशन होगी तो उसकी नेशनल पावर को लिमिट कर देगी। वहीं क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लाइमेट एक देश की फूड प्रोडक्शन को डिटरमाइन करता है, उसकी इकोनॉमी को डिटरमाइन करता है, और यहाँ तक कि एक देश की कल्चर को भी शेप करता है। अगर हेल्पफुल क्लाइमेट होगा तो वो सोर्स ऑफ पावर होगी, और अगर हार्श क्लाइमेट होगा जो कि अनकाइंड होगा दैट विल बी अ सोर्स ऑफ वीकनेस। अब आर्कटिक जोन और अंटार्कटिक का जो कोल्ड क्लाइमेट है उसने उनकी डेवलपमेंट को रोका है, इसीलिए जो हेल्पफुल क्लाइमेट है दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ पावर फॉर अ नेशन। फिर आती है टॉपोग्राफी। टॉपोग्राफी होती है कि एक लैंड के क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, उस लैंड पर रिवर्स की क्या पोजीशन है, माउंटेन्स कैसे प्लेस्ड हैं, ये सब टॉपोग्राफी में आता है। और ये भी देश की नेशनल पावर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो कैसे? एक देश की अगर बाउंड्रीज नेचुरल होंगी वो देश के लिए एडवांटेज होगा। अगर हम एग्जाम्पल लें इंग्लैंड का, तो वहां इंग्लिश चैनल ने हेल्प करी है इंग्लैंड की उसके डिफेंस में। वहीं अटलांटिक और पैसिफिक ओशन ने यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी है। इंडिया के लिए हिमालयाज को डिफेंड कर पाना उसके लिए एक चैलेंज है जो कि उसकी पावर पे भी एक लिमिटेशन बन जाता है। फिर आती है बाउंड्रीज। नेचुरल बाउंड्रीज होंगी तो दैट विल बी अ सोर्स ऑफ फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशंस बिटवीन द नेशंस ऑफ अ रीजन। लेकिन अगर बाउंड्रीज अनडिफाइंड होंगी, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज होंगी, तो उससे देशों के बीच में डिस्प्यूट्स आ सकते हैं जो कि देशों की पावर को वीक कर सकते हैं, जैसा कि हम इंडिया चाइना के पर्सपेक्टिव में भी देख चुके हैं। तो बाउंड्रीज को लेकर अक्सर देशों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, तो ये एक देश की नेशनल पावर को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है। तो ये तो थे ज्योग्राफिकल एलिमेंट। अब आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है नेशनल पावर का। इसमें कितने सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए, क्लाइमेट, टॉपोग्राफी, बाउंड्रीज, मैप्स, साइज, लोकेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक देश की नेशनल पावर को डिटरमाइन करने में। इसके बाद आती है नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी देश तब तक पावरफुल नहीं बन सकता अगर उसके पास प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज ना हो। यहाँ तक कि अगर एक देश को डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज नेशन बनना है तो उसके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूएस एक सुपर पावर तभी बन पाया है क्योंकि उसके पास ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो उसे सेल्फ सफिशिएंट बनाती हैं। मॉर्गेंथो ने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस किया है 2 पार्ट्स में, एक रॉ मटेरियल्स और दूसरा फूड। रॉ मटेरियल्स में आते हैं मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोल जो कि फ्यूल मिनरल्स होते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, यूरेनियम, एज वेल एज इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स भी आते हैं लाइक रबर, जूट, बैम्बू, एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, वूल। तो रॉ मटेरियल्स का होना भी एक देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रॉ मटेरियल्स एक देश की नेशनल पावर, नेशनल पॉलिसीज और एक देश की इंटरनेशनल ट्रेड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। एक देश तब तक एक बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं बनता जब तक उसके पास प्रॉपर रॉ मटेरियल्स का पोजेशन नहीं होता है। हम इसमें ऑयल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो कि एक की सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ओपेक कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि उनके लिए बहुत बड़ी सोर्स ऑफ नेशनल पावर है। यहाँ तक कि आपने ऑयल डिप्लोमेसी के बारे में भी सुना होगा। सो रॉ मटेरियल्स डेफिनेटली नेशनल पावर को डिटरमाइन करते हैं। फिर आता है फूड। फूड भी पॉलिसीज को डिटरमाइन करता है। अगर एक देश के पास प्रॉपर फूड प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो वो कैसे मेजर पावर बनेगा। वहीं अगर एक देश के पास लार्ज स्टॉक है फूड ग्रेन्स का, अच्छे लेवल की वहां फूड प्रोडक्शन होती है, वो एक देश के लिए स्ट्रेंथ का कार्य करती है, उसकी नेशनल पावर में इंक्रीज लाती है। भारत में जो फूड शॉर्टेज हुई थी ड्यूरिंग द 1960s वो इसकी नेशनल पावर के लिए एक लिमिटेशन बन गया था, लेकिन लेटर ऑन जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई उससे भारत ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट बना
बल्कि इंडिया की नेशनल पावर में भी इंक्रीज आया। उससे इसकी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिला। तो ये थी इंपॉर्टेंस नेचुरल रिसोर्सेज की। नाउ कम्स अनदर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट विच इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक देश की नेशनल पावर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो एक देश की इंडस्ट्रियल और मिलिट्री कैपेसिटीज को भी डिटरमाइन करती है, और एक स्टेट का क्या स्टेटस रहने वाला है इंटरनेशनल लेवल पे उसको भी ये निर्धारित करती है। ये मैन पावर ही है जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकती है प्रॉपरली और उनको यूटिलाइज कर सकती है ताकि नेशन की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। बेशक एक देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज हो, बट जब तक वो ढंग से यूटिलाइज नहीं हो सकती उसका कोई यूज ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई ज्योग्राफिकल हिंड्रेंस है वो भी मैन पावर ओवरकम कर सकती है। एंड इवन साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी मैन पावर के बिना पूरी नहीं की जा सकती है। चाहे कितने ही एडवांस एक देश के पास वेपन्स ना हो, जब तक सोल्जर्स नहीं होंगे तो उन वेपन्स का यूज कौन कर पाएगा। तो पॉपुलेशन जो होती है वो एक सोर्स ऑफ पावर होती है। इंडिया और चाइना बहुत ही ज्यादा पॉपुलस कंट्रीज हैं और इसी पॉपुलेशन ने एक स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड करी है जो कि एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ रहा है इनकी नेशनल पावर के लिए। हाउएवर लार्ज साइज जो है वो एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कई बार, और वो कैसे होता है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उतनी ही जल्दी एक देश की नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो पॉपुलेशन उन नेचुरल रिसोर्सेज को जल्दी जल्दी कंज्यूम करेगी। और जरूरी नहीं है कि लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन हमेशा एक देश को हेल्प ही करता है। इजराइल जो है वो एक स्मॉल पॉपुलेशन वाला देश है लेकिन वो पावरफुल है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन्ड हो, हार्ड वर्किंग हो, हेल्दी, एजुकेटेड और स्किल्ड हो, तभी वो एक देश के लिए सोर्स ऑफ पावर बनेगी। अदरवाइज तो वो सिर्फ देश की नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगी। तो पॉपुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है नेशनल पावर का। फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नेशनल पावर होती है, और ये एक मीन्स या माध्यम होती है मिलिट्री पावर का, क्योंकि एक देश तब तक एक मिलिट्री पावर नहीं बन सकता जब तक वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट ना हो, और ये आधार होती है देश की जनता के वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट का। अगर एक देश की इकोनॉमी डेवलप्ड है, हेल्दी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी पावर होगा, क्योंकि जो पॉवर्टी होती है या गरीबी होती है ये एक सोर्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ पावर होती है। इकोनॉमिकली डेवलप्ड जो नेशंस होते हैं वो डिफरेंट इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, चाहे वो फॉरेन एड हो, लोन देना हो, दूसरे देशों को रिवॉर्ड्स देना हो, उनके साथ ट्रेड करना हो, उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करना हो, और इन मीन्स के थ्रू वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। वहीं वो इसे रिवर्स तरीके से भी यूज कर सकते हैं, वो रिवॉर्ड देने से मना भी कर सकते हैं, उन पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं, उनको एड देना बंद कर सकते हैं। तो जो देश इकोनॉमिकली डेवलप्ड होता है उसके लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना बहुत इजी हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डेफिनेटली एक देश की नेशनल पावर को इंक्रीज करती है। यहां तक कि एक देश की इकोनॉमिक वेलबींग का जो लेवल है वो उसकी नेशनल पावर को डिटरमाइन करता है। इसमें आप यूएसए का एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इट इज अ बिग इकोनॉमिक पावर। वहीं फिर आता है इसका दूसरा एस्पेक्ट विच इज इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। एक ग्रेट पावर बनने के लिए या बिग पावर बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक देश इंडस्ट्रियली एडवांस्ड हो। आज के जमाने में यूएस, यूके, फ्रांस, जापान और जर्मनी जैसे देश इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि उनके पास ह्यूज इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज हैं। उनके पास एबिलिटी है रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने की, और इसलिए आज वो एक पोजीशन में है इंटरनेशनल इकोनॉमी को कंट्रोल करने के। और इंडिया भी धीरे धीरे इंडस्ट्रियल पावर के तौर पर इमर्ज हो रहा है। वहीं जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है वो एक सोर्स ऑफ वीकनेस हो सकती है एक देश की नेशनल पावर के लिए। बेशक एक देश पोजेस करता हो रॉ मटेरियल्स को, लेकिन अगर उसके पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ही नहीं है, उस देश में प्रॉपर इंडस्ट्रीज ही नहीं है, तो उन रॉ मटेरियल्स के होने का भी कुछ फायदा नहीं होगा।
वो एक सोर्स ऑफ वीकनेस बन जाएगा एक देश के लिए। तो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है एक देश की नेशनल पावर का। हालांकि दोनों इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी सोल डिटर्मिनेंट नहीं होते हैं नेशनल पावर का। इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी होने के लिए स्किल्ड ह्यूमन पावर का होना भी बहुत जरूरी है, बिसाइड्स हैविंग रॉ मटेरियल्स, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का होना भी बहुत जरूरी है। तो इन फैक्टर्स को हम इंडिपेंडेंटली स्टडी नहीं कर सकते हैं, इन सबको साथ में मिलकर असेस करना पड़ता है अगर हम किसी देश की नेशनल पावर को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, बाकी एलिमेंट्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप कि ये चारों एलिमेंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।